हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फन 11-12 पे। तो वैसे तो आज तो त्योहार का टाइम है, काफ़ी सारे बच्चे सुबह से, वैसे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग पढ़ना स्टार्ट नहीं करते, लेकिन अब आप लोग के पेपर हैं तो आई होप कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत भी होगी। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का ये लेक्चर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले जो भी बच्चा क्लास में है सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली टू एवरीवन। अच्छे से एंजॉय करिए, है ना, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय करिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय हुए तो उसको पढ़ाई में लगाइए ताकि आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ पाए। अब बेसिकली यहाँ पर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, देखो बच्चों, मैं आप लोग के सामने कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करके आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता। हम सभी को मालूम है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई पीवाईक्यू से आएगा या कहीं से आएगा कहीं से आएगा। दैट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल पार्ट। ये क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। अगर आप ये सोचे कि मैं केस स्टडी के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, उससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का हम करवा सकते हैं, लेकिन केस स्टडी में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो एक्चुअल में केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट टेक्निक है कि आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो। आप कैसी भी केस स्टडी क्वेश्चन को इजीली ढंग से पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही होगा कि क्वेश्चन को ठीक तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आप ये सोचिए कि आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सिर्फ केस स्टडी पढ़ने में देंगे तो इससे केस स्टडी के क्वेश्चन वो फंस जाएगा जो आपके पेपर में आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाई मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। मैं यहां पर कुछ 5 to 6 प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, और भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जो भी आने वाले टाइम पर जो क्लासेस होंगी उनमें बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर करता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से टोटल 3 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के यहां से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेरलिन एंड डांजू, नाम थोड़ा सा अच्छा है, सेरलिन एंड डांजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19। सभी ने किया होगा, आई थिंक कोविड के समय पर काम ही क्या था, लूडो खेल रहे हैं बैठ करके, ठीक है। रोलिंग द डाइस, सेरलिन सिस्टर राजी ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड दैट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द थ्रो एवरी टाइम बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3 4 5 6। हर बार जब वो डाइस को थ्रो करते यही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स वाइल बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है। ए और बी हमारे पास 2 सेट है। ए में वो सेट है जिसमें 2 प्लेयर्स हैं 1 and 2, एस एंड डी, सेरलिन एंड डांजू, और बी हमारे पास सेट है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा केस दे दिया। अब आपसे बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ सकता है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, राजी वांट्स टू नो the number of function from a to b, how many number of functions are possible। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल होंगे। अगर आप देखें तो सेट ए में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक तो एस हो गया, एक तो डी हो गया। और सेट बी में अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। एस को हम ए के किसी भी एलिमेंट, एफ को यानी कि एफ को हम बी के किसी भी एलिमेंट से मैप कर सकते हैं। तो देयर आर 6 पॉसिबल वे टू मैप एस टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। तो इस तरीके से 6 पॉसिबल वेज ये बन गए। इसी तरीके से डी को भी मैं 6 डिफरेंट पॉसिबल वे से बी के किसी भी एलिमेंट के साथ मैप कर सकता हूं। तो 6 इंटू में 6 यानी कि 6 टू द पावर 2। ये जो 6 टू द पावर 2 बनेगा ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है तो कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए यहां पर हम लिख सकते हैं, यानी कि सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू में सेट ए में नंबर ऑफ होल पावर इंटू में सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपके पास 6 टू द पावर 2 यानी कि टोटल 36 यहां पर फंक्शंस बनेंगे। कितने फंक्शंस बनेंगे बच्चों? टोटल 36 फंक्शंस यहां पर आपके बन जाएंगे, ए से बी पर नंबर ऑफ फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी,
हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन आर पॉसिबल, यानी कि कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता है बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास अगर हम देखें तो 2 है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 6 है, तो 2 रेज टू द पावर 12 ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे ए से बी पर। तो ए से बी पर बनने वाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज टू द पावर आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 रेज टू द पावर 12 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा। नंबर ऑफ फंक्शन पूछ सकता है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ सकता है। तो याद रखेंगे यहां पर कि अगर आपसे पूछ रहा है कि सेट ए से सेट बी पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर पूछे तो क्या करोगे? सेट बी में कितने मेंबर है? 6। सेट ए में कितने मेंबर है? 2, तो 6 टू द पावर 2। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछ ले तो क्या कर दोगे? सबसे पहली बात 2 रेज टू द पावर ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, यानी कि 2 इंटू में आपके पास 6, 2 रेज टू द पावर 12। तो ये डायरेक्ट आंसर आप इस तरीके से कर सकते हो। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, लेट, इसी में पार्ट, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम बी टू बी डिफाइंड बाई r इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। विच टाइप ऑफ द रिलेशन r किस टाइप का रिलेशन है? क्लियर? तो भैया रिलेशन का टाइप मतलब ये मत लिख के आ जाना कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड ना, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये 3 टाइप के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से आपको बताना है। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि बी सेट पर बन रहा है। सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से थे? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, यही 6 एलिमेंट थे सेट बी में। चलिए तो अब देखिएगा इस रिलेशन आर में हम देख सकते हैं कि 3, 3 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है एंड 6, 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इट इज इंप्लाइज दैट कि रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो रिलेशन आर आपका एक तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब अगर मैं देखूं कि सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिविटी में सिंस 1, 2 एंड 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 एंड 2, 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट कि 1, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। यस, दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो आई बात समझ में बच्चों यहां से कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है, मतलब कि ये रिलेशन एक तो रिफ्लेक्सिव है, दूसरा ट्रांजिटिव है, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव 2 टाइप का है, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशन यहां पर इसने पूछ लिया। क्लियर है? बेसिक एकदम, यानी कि आप देखोगे कि मतलब हमें कुछ अलग नहीं पढ़ना है, केस स्टडी में कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ही केस स्टडी में आएगा। चाहे आप सैंपल पेपर उठा लो या प्रैक्टिस पेपर उठा लो, किसी भी जगह पर आप देखोगे बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। अच्छे से स्टडी करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज विजिटेड द एग्जीबिशन अलोंग विद हर फैमिली। राज अपनी फैमिली के साथ में एग्जीबिशन घूमने जाता है। द एग्जीबिशन हैड अ ह्यूज स्विंग, एग्जीबिशन में एक बहुत बड़ा स्विंग है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, बहुत बड़ा स्विंग है, विच अट्रैक्टेड मैनी चिल्ड्रन, जो बहुत सारे बच्चों को एक्साइट करता है, अट्रैक्ट करता है। राजी फाउंड दैट द स्विंग ट्रेस द पाथ ऑफ द पैराबोला, जो स्विंग है वो आपका एक पैराबोला पाथ को
ट्रेस कर रहा है ना, ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे गया तो ऐसे गया, है ना, नाव वाला झूला, ठीक है, ऐसे झूलों की हम बात करते हैं। तो कैसा पाथ ट्रेस कर रहा है बच्चों, वो किस टाइप का पाथ ट्रेस कर रहा है, पैराबोलिक पाथ ट्रेस कर रहा है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके पास, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लेट एफ बी ए एन टू एन, एन से एन पर एक फंक्शन है एफ आपका, बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन विच ऑफ द टाइप ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का टाइप बताना है। पहला है, पहले तो फंक्शन का डोमेन क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, और गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहां से देखूं तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस टाइप का फंक्शन होगा। तो अगर हम देखें, लेट सपोज x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n, किसको बिलोंग करते हैं, डोमेन को बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, डोमेन को बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहां पे कंसीडर करता हूं कि इफ एफ x1 बराबर में आपका f ऑफ x2 है, तो एफ x1 का मतलब क्या हुआ, x1 का स्क्वायर, एफ x2 का मतलब क्या हुआ, x2 का स्क्वायर। अगर x1 x2 नेचुरल नंबर है तो अलग, अगर दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर सेम है तो वो नेचुरल नंबर भी बराबर होंगे। इट इज इंप्लाइज दैट कि x1 बराबर x2। तो सबसे पहली चीज कि पहले केस के अकॉर्डिंग फंक्शन f आपका 1 1 होगा, f इज 1 1, फंक्शन f आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, ऑन टू नहीं हो सकता, हम इसलिए बोल सकते हैं इसी का, अगर हम देखें बट नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं होगा, हम ऐसे देख सकते हैं, सिंस, आप समझिएगा कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, आप देखिए जितनी भी इमेज है वो सारी की सारी परफेक्ट स्क्वायर है। इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी 1 4 9, ठीक है, हम 1 4 9, तो हम देख सकते हैं देयर, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्री इमेज तो बनेगी ही नहीं। इसका मतलब यहां पर देख सकते हैं कि सिंस 5 बिलोंग्स टू, मान लो n ऑफ कोडोमेन, 5 आपका एक नेचुरल नंबर है जो कोडोमेन को बिलोंग करता है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 5, यानी कि ऐसा कोई x नहीं है जिसकी इमेज 5 हो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। तो अगर हम पहले वाले केस में बात करें तो सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन, विच टाइप ऑफ द फंक्शन इज f, तो सबसे पहले ये आपका n से n पर एक 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों, 1 1 फंक्शन है। क्लियर है, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, और दो एलिमेंट अगर अलग अलग है तो उनकी इमेज भी अलग अलग है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अगला पोर्शन है, n से r पर डिफाइंड है, डोमेन तो n ही रखा है लेकिन को डोमेन अब पूरा रियल नंबर्स का सेट कर दिया। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेंज ऑफ द फंक्शन, अब फंक्शन की रेंज बताना है। देखिएगा सेकेंड केस में f फ्रॉम n टू r और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताइए अगर मैं रेंज की बात करूं कि फंक्शन f की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो फंक्शन f की रेंज में एलिमेंट आएंगे आपका, समझिएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सभी नंबर्स आपके फंक्शन की रेंज में आएंगे। क्लियर है, ये फंक्शन की रेंज में नंबर्स आएंगे। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, ऑल द नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारे रेंज के एलिमेंट होंगे। इसके बाद तीसरे नंबर में पूछ रहा है द फंक्शन f फ्रॉम z टू z एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये किस टाइप का फंक्शन होगा, ध्यान समझिएगा। अब फंक्शन यहां पर जो डिफाइंड है तीसरे नंबर में, वो कहां से कहां पर, z से z, यानी कि इंटीजर्स पर डिफाइंड है, सच दैट कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कि f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 4, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, -2 और 2 दोनों की इमेज हमको 4 मिल रही है।
इंप्लाइज दैट एफ हमारा मैनी वन फंक्शन होगा। कैसे फंक्शन होगा बच्चों? मैनी वन फंक्शन। तो ये हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो टाइप ऑफ द फंक्शन तीसरे नंबर में पूछा गया था, तो दिस इज द मैनी वन फंक्शन। ऑन टू तो अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ रेंज में हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रही है। दैट्स वाई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये फंक्शन आपका मैनी वन फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। अगर हम इंटीजर्स पर इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये आपका मैनी वन फंक्शन होगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये बिल्कुल सिंपल सा वन वन ऑन टू मैनी वन इन चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन आपके केस स्टडी में पूछ सकता है। इस बार के प्रैक्टिस पेपर में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका आया भी था, जो भी आपने लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई का देखा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान समझिए, ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। इसी को केस स्टडी के फॉर्म पर बना करके पूछा जा सकता है। चलिए, मतलब मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मैट्रिसेस वाले चैप्टर से कैसी केस स्टडी, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उससे केस स्टडी आने के चांसेस नहीं है। केस स्टडी जो आएगी रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां से ज्यादातर चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, बाकी एलपीपी में भी मैंने केस स्टडी प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, जो एलपीपी की वीडियो कल आपने देखी होगी, कल शाम में आई हुई थी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर है बच्चों टू फार्मर्स, रामकृष्ण एंड गुरुचरण। दो फार्मर है, एक का नाम है भैया रामकृष्ण जी और दूसरे का नाम है गुरुचरण सिंह जी। ठीक है, कल्टीवेट ओनली 3 वैरायटीज ऑफ राइस। 3 टाइप के राइस का कल्टीवेशन वो करते हैं। नंबर 1, पहला नाम है बासमती, दूसरा है परमल, तीसरा है नौरा। ठीक है, नौरा वाली नौरा नहीं कि नौरा फतेही को तुम ढूंढने लग जाओ, बासमती, परमल और नौरा। ठीक है, द सेल in rupees of the 3 varieties of the rice by both the farmers in the month of September and October। सितंबर और अक्टूबर की जो इनकी सेल्स है तीनों टाइप के राइस की, उसको हमने सेट ए और सेट बी के थ्रू गिवन है। तो ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, मतलब कि बासमती राइस की अगर हम देखें सितंबर, ये सितंबर मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कब रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सितंबर मंथ को। और ये आपका अक्टूबर मंथ का सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। सितंबर मंथ में बासमती राइस 10,000 रुपीज का सेल हुआ रामकृष्ण जी का, और गुरुचरण सिंह जी का 50,000 रुपीज का सेल हुआ। परमल राइस रामकृष्ण जी का 20,000 रुपीज का सेल हुआ और गुरुचरण जी का 30,000। नौरा राइस रामकृष्ण जी का 30,000 रुपीज का सेल हुआ और गुरुचरण सिंह जी का 10,000 का। ये तो सितंबर मंथ की सेल थी। अक्टूबर मंथ की सेल बासमती, परमल और नौरा की यहां पर गिवन है। क्लियर है? ये इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दे दिया। अब क्या पूछ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन पूछा, ए क्रॉस बी। देखना, मैट्रिक्स ए पहले लिख देता हूं, क्या है, सिर्फ नंबर्स को लिखना है, यानी कि 10,000 ऐसे लिख लो यार डायरेक्टली, मैं इतना बड़ा क्यों लिखूं। देखो ए का ऑर्डर कितना है, देखना 1 2, सिर्फ नंबर्स को देखना, टाइप मत देखना। टाइप मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है, टाइप तो अलग है ना। मैट्रिक्स सिर्फ इतनी है, मैट्रिक्स सिर्फ बच्चों इतनी है, ये मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, यहां पर भी मैट्रिक्स सिर्फ आपकी इतनी है, सिर्फ इतनी ही मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, तो टाइप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। कितना है? 2 क्रॉस 3। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चों हमारा, ये भी 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का। अब आपसे पूछा है कि ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा। आपको पता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होता है जब एक में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी नॉट डिफाइंड। ए क्रॉस बी यहां पर डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी यहां पर डिफाइन नहीं होगा। सिंपल, समझ गए? नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है, नंबर ऑफ रो इसमें 2 है। जब तक ये बराबर नहीं होंगे, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर, तब तक ए क्रॉस बी डिफाइन नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए
अगले पार्ट में पूछ रहा है इफ Aij is the element of matrix A and Bij is the element of matrix B, then what is the result of A23 and B22? तो सबसे पहले A23 हमारे पास क्या आएगा, पहली मैट्रिक्स में दूसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है 10,000, तो ये बनेगा आपके पास 10,000। उसके बाद B22 पूछ रहा है, B22 यानी कि दूसरी मैट्रिक्स में दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट कितना है, ये भी आपके पास 10,000 है, ये भी कितना बच्चों 10,000, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो यहां से A23 इंटू में B22 हमारे पास कितना बन जाएगा 1, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास निकल के आएगा A23 इंटू में B22। क्लियर है, आई बात समझ में, A23 इंटू में B22 ये हमको निकल करके आएगा। इसके बाद तीसरे नंबर में आपसे पूछ रहा है यहां पर फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच ऑफ द फार्मर एंड ईच वैरायटी। सितंबर और अक्टूबर में जो उसने सेल करी उस कंबाइंड सेल को आपको बताना है। कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड मतलब कि टोटल सेल बतानी है, किसकी, टोटल सेल बतानी है सितंबर और अक्टूबर की। यानी कि अगर मुझे यहां पर कंबाइंड सेल बताना है तो A प्लस बी को ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहीं पर निकाल देते हैं A प्लस बी कंबाइंड सेल। तो 10,000 प्लस 50,000 बन जाएगा आपके पास 60,000, ठीक है। 20,000 प्लस 10,000 आपके पास बन जाएगा 30,000। उसके बाद 30,000 प्लस 6,000 हमारे पास बन जाएगा 36,000। चलिए, इसके बाद 50 प्लस में 20 बन जाएगा आपके पास 70,000, और 10 प्लस में 30 बन जाएगा आपके पास 40,000, और 10 प्लस में 10 बन जाएगा आपके पास 20,000। क्लियर है, नोट कर लेना। ऊपर है बासमती, परमल और नौरा, ठीक है जी। ऊपर पे कौन है बच्चों, बासमती है, ठीक है, फिर उसके बाद परमल है, और उसके बाद आपका नौरा है, ठीक है। तो बासमती, परमल और नौरा ये हमको A प्लस बी निकल करके आ गया। क्लियर है, ये हमको A प्लस बी निकल करके आ गया, बासमती, परमल एंड नौरा। इज इट क्लियर? तो ये कंबाइंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली रो में रामकृष्ण जी की कंबाइंड सेल है, दूसरे में गुरुचरण सिंह जी, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों किसका, किसकी सेल को, रामचरण जी की कंबाइंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला रामचरण नहीं है, रामकृष्ण है, और गुरुचरण है, सॉरी रामकृष्ण नहीं है, मैंने मिक्स कर दिया, राम और उनके चरण को मिक्स कर दिया, रामकृष्ण जी है, क्या है, रामकृष्ण है, और ये हमारे पास गुरुचरण है, दिस रिप्रेजेंट गुरुचरण, ठीक है। तो कंबाइंड सेल्स हमारे पास आ गई, बासमती की दोनों मंथ की, इनकी 60, रामकृष्ण जी की, परमल की 30,000 और 36,000 नौरा की है, ठीक है। और 70,000, 40,000, 20,000। जल्दी से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बार बार नौरा नौरा आ रहा है, मुझे कुछ और ही याद आ रहा है, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसी तरीके से यहां पर पूछा फाइंड द डिक्रीज ऑफ द सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में सेल में कितना डिक्रीज आया। तो जब सेल का डिक्रीज निकालना है तो सिंपल सा डिक्रीज मतलब कि हम क्या कर दें, सितंबर वाली सेल में से अक्टूबर वाली सेल को, है ना, फाइंड द डिक्रीज। तो अगर हम डिक्रीज यहां पर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, डिक्रीज इन सेल देखना, क्या लिखा हुआ यहां पर, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। भैया जरूरी थोड़ी है कि सितंबर से अक्टूबर में डिक्रीज ही आया है, क्या दिख रहा है यहां पर डिक्रीज आपको। सितंबर में यहां पर हमारे पास 10,000 बासमती, अक्टूबर में सेल इंक्रीज हो गई है, ठीक है, 50,000। परमल की 20,000 थी,
तो ये डिक्रीज होकर के 10,000 पे आ गई है। नौरा की 30,000 से 6,000 पे आ गई है, ठीक है, और इनकी 50 से 20 पे आ गई है, इनकी 30 से 10 पे आ गई है, इसमें कोई भी डिक्रीज नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम डिक्रीज की बात करेंगे तो दो ही टाइप के उस पर डिक्रीज आया है। मतलब किन पर अगर हम देखें तो गुरुचरण जी की बासमती राइस में 30,000 रुपीज का डिक्रीज है, ठीक है, और परमल राइस में रामकृष्ण जी का सितंबर में 20,000 था और अक्टूबर में 10,000 हो गया, यानी 10,000 का डिक्रीज है। नौरा में 30,000 था, फिर 6,000, यानी कि टोटल 24,000 का यहां पर डिक्रीज आया है। तो कुल मिलाकर के वो डिक्रीज आपको लिख देना है कि कितना कम हो गया हमारा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और कहीं पर कम नहीं हुआ तो उसको आप नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इससे मेंशन करके लिख दोगे डिक्रीज कितना आया, किस टाइप के राइस में किसको कितना डिक्रीज मिला। कहीं कहीं पर बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं है तो आप चाहो तो निगेटिव में लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहो तो सितंबर टू अक्टूबर में अगर आप A माइनस बी लिख रहे हो तो आप A माइनस बी यहां पर निकाल के लिख सकते हो और मेंशन भी कर सकते हो कि किसी में इंक्रीमेंट हुआ है तो किसी में डिक्रीज आया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं। काफी कुछ सीखने को इस क्वेश्चन से आपको मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। क्या है क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा। मिस्टर शशि हु इज आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर अ स्मॉल कंपनी, एक स्मॉल कंपनी के लिए एक बिल्डिंग डिजाइन कर रही है। द डिजाइन ऑफ द विंडो ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज प्रपोज्ड टू बी डिफरेंट देन अदर फ्लोर्स, बाकी फ्लोर से डिफरेंट होनी चाहिए ग्राउंड फ्लोर की विंडो को। द विंडो इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो विंडो कुछ इस शेप की है, ऐसी, समझ रहे हो, मतलब कि नीचे पर रेक्टेंगुलर ऊपर पर सेमी सर्कुलर, इस तरीके की कुछ विंडो आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है जी। चलिए आई बस समझ में। आगे पर बोल रहा है दिस विंडो इज हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 10 मीटर, और जो विंडो का पेरीमीटर है, पूरा पेरीमीटर ऑफ विंडो हमारे पास कितना है बच्चों, 10 मीटर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। पहला आंसर करना है हमें यहां पर। सबसे पहले क्या लिखा है, इफ 2x एंड 2y रिप्रेजेंट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द विंडो, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। हमें टोटल पेरीमीटर मालूम है कितना है, 10, ठीक है। टोटल पेरीमीटर हमको कितना मालूम बच्चों, 10 मीटर टोटल पेरीमीटर है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं पेरीमीटर लिखता हूं तो टोटल पेरीमीटर 10 है, जो कि बराबर होगा 2x प्लस में 2y। देखना 2x 2y 2y, तो ये बन गया 2x प्लस में ये वाली लेंथ आपके पास 2y प्लस में ये वाली लेंथ आपके पास 2y। अब देखना ये तो डॉटेड लाइन है, मतलब कि ये कोई लाइन है नहीं। अब ये सेमी पेरीमीटर है, इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस लेंथ को पूरी 2x है, इसको अगर x कंसीडर करता हूं तो कितना बन जाएगा, पाई एक्स या 2 पाई आर होता है, लेकिन आधा करोगे तो सिर्फ और सिर्फ पाई एक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, प्लस में आपका पाई एक्स। 2 पाई आर पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है, तो पाई इंटू में आर सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है। सिर्फ अगर सेमी सर्किल वाले पार्ट की बात करें, डायमीटर यहां पर ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास पाई एक्स हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितना बना, देखिएगा 10 बराबर 2y प्लस 2y यानी कि 4 टाइम्स y प्लस में 2x प्लस में पाई एक्स, एक्स कॉमन ले लोगे तो यहां से 2 प्लस में पाई बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से 4 टाइम्स y बराबर 10 माइनस में x इंटू में 2 प्लस में पाई, ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों, पहले वाले का आंसर आ गया 4y बराबर में 10 माइनस में x प्लस में आपका 10 माइनस में आपका x इंटू में 2 प्लस पाई, x इंटू में आपका 2 प्लस में पाई। ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y, x और y वेरिएबल्स के बीच का
रिलेशन निकल करके आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में सबको? 4y बराबर, यहां पर हमने फिगर के अकॉर्डिंग ये लेंथ 2x ले लिया है, ये लेंथ 2y ले लिया है और इसका रेडियस x ले लेंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ अगर मैं बोलूं तो पाई x हो जाएगी। ठीक है, तो 2x प्लस में 2y प्लस में 2y, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, फिर टोटल ये लेंथ, दैट इज पाई x। तो इस तरीके से हमको ये बन जाएगा 10 माइनस में x इंटू में 2 प्लस पाई। क्लियर? ये हमारे पास x और y के बीच में रिलेशन, पहले वाले का आंसर कंप्लीट होता है। दूसरे वाले में हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? सेकेंड रिजल्ट में, द कंबाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन एंड सेमी सर्कुलर रीजन ऑफ द विंडो एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ x। हमें कंबाइंड एरिया लिखना है, ठीक है, ऑफ विंडो इन द टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले एरिया क्या बनेगा, ऐसे समझिएगा, एरिया बनेगा इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया जो कि होगा 2x इंटू में l इंटू में b के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 2x इंटू में आपके पास 2y, ये हमारे पास क्या बना, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया 2x इंटू में 2y, प्लस में सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या बनेगा, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या बनेगा, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया। तो 2x प्लस 2y रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, सेमी सर्किल का एरिया पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। सिंस हमें फंक्शन ऑफ x के तौर पर निकालना है, कैसे निकालना है, फंक्शन ऑफ x में निकालना है, तो इसलिए हम यहां पर बच्चों क्या करेंगे, x के टर्म्स में इसको निकालेंगे। तो x के टर्म्स में निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, ये 2x एज इट इज लिखे रहने दिया। अब 2y के प्लेसेस पर हम क्या लिखेंगे, देखो, जब 4y बराबर है 10 माइनस में x इंटू में 2 प्लस में पाई, तो यहां से हम 2 टाइम्स ऑफ y आपका लिख सकते हैं 5 माइनस में x बाई 2 इंटू में 2 प्लस में आपका पाई। ये 2y की वैल्यू मैं लिख सकता हूं यहां से, कोई दिक्कत? जब 4y बराबर ये है तो 2y की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, कितना बनेगा, 5 माइनस में आपका x बाई 2 इंटू में आपके पास 2 प्लस में पाई, 2 प्लस में पाई, और ये हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। चलो, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू में 5, ये बन गया आपके पास 10 टाइम्स ऑफ x, 2x इंटू में x बाई 2, तो x इंटू में x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस में x स्क्वायर, और यहां से आपके पास 2 प्लस में पाई, और यहां से पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया। क्लियर है? तो ये बन गया आपके पास 10 टाइम्स x माइनस में 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में पाई एक्स स्क्वायर प्लस में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से हम अगर देखें तो एरिया फंक्शन हमको क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x 10x माइनस में 2x स्क्वायर, और माइनस के पाई एक्स स्क्वायर से प्लस का पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये हमको एरिया फंक्शन निकल करके आया। क्या आया बच्चों, ये हमको एरिया फंक्शन निकल करके आया। किसका, ये जो विंडो है इस विंडो के एरिया का फंक्शन। आई बात समझ में, इसके एरिया का फंक्शन हमको ये निकल करके आ गया। 10x माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर एवरीवन? ये हमको एरिया फंक्शन निकल करके आ गया। अब ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पोर्शन में पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया। अब एरिया की मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है ऑफ द होल विंडो, पूरे विंडो के एरिया की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो ax फंक्शन है इसको नोट करना है यहां पर। ये हमारे पास कितना आया, 10x माइनस में आपके पास 2x स्क्वायर माइनस में आपके पास पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर? तो अब अगर मुझे एरिया फंक्शन का निकालना है क्या, मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे पहले मैं यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां पर आ गया। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आप क्या करोगे, dA अपॉन में dx करोगे, जो कि निकल के आएगा कितना, 10x का डेरिवेटिव 10 बना, माइनस में आपके पास 4x
बना और माइनस में आपके पास 2πx/2, तो यहां पर आपके पास πx बना, तो ये बन जाएगा 10 माइनस में x कॉमन आप ले लो तो 4 प्लस में पाई प्लस में 4 बन गया। क्या बन गया? पाई प्लस में 4। तो dA/dx ये आ गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपको मालूम है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम हमेशा क्या करते हैं, dA/dx को 0 के बराबर, यानी कि जो डेरिवेटिव आता है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो अगर मैं इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखूंगा तो क्या बनेगा? 10 माइनस में x इंटू में पाई प्लस में 4 बराबर में 0। तो यहां से x बराबर 10 अपॉन में पाई प्लस 4 आएगा। x बराबर 10 अपॉन में पाई प्लस 4 हमको निकल के आएगा। ये एक तरीके से हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बच्चों? ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये तो dA/dx की बात हुई, ये तो सिर्फ और सिर्फ dA/dx निकला है। अब नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे, क्या इस पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। तो इसके लिए हम पहले dA2/dx2 निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव टेक्स्ट। तो dA2 अपॉन में dx2 कितना आएगा? देखना, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो। ये तो 0, ये बनेगा माइनस का 4 और ये बनेगा माइनस में पाई। -4 माइनस पाई, ये तो पूरा निगेटिव हो गया, मतलब कि दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एट x इक्वल टू 10 अपॉन में π/4, एट x इक्वल टू 10 अपॉन में π/4 एरिया विल बी मैक्सिमम। एरिया क्या होगा? एरिया विल बी मैक्सिमम। एरिया आपका मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर है? किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 पर एरिया हमारा मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अब मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो जब एरिया तुम्हें मालूम है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, तो अब ये वैल्यू जाकर के तुम अपने एरिया फंक्शन में रख दो। तो मैक्सिमम एरिया, अच्छा ये हमारे पास आ गया। क्या पूछ रहा था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया। तो मैक्सिमम एरिया कितना आएगा? अब अगर मैं यहां से निकालूं कि मैक्सिमम एरिया, तो बच्चों बताइए मैक्सिमम एरिया क्या आएगा? ये जो वैल्यू है इसको जाकर के एरिया फंक्शन में रख देता हूं, यानी कि 10 इंटू में आपके पास 10 अपॉन में पाई प्लस में 4, यही है, माइनस में 2 इंटू में x का स्क्वायर, यानी कि 10 अपॉन में पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में π/2 और यहां से 10 अपॉन में पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? π/2 ये बन गया। चलिए, तो यहां से बना हमारे पास 100 अपॉन में पाई प्लस में 4 और यहां से माइनस में 200 अपॉन में पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहां से 100 पाई अपॉन 2 है, तो उसको चाहो तो 50 पाई लिख दो। इसको चाहो तो तुम यहां पर 50 पाई लिख दो। कितना लिख दो? 50 पाई। 100 π/2 50 पाई और यहां से पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलिए, तो अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये बन जाएगा पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 100 टाइम्स पाई प्लस में 4 माइनस में 200 और माइनस में आपके पास 50 पाई। तो ये हमारे पास कितना बन गया? ध्यान से समझिएगा, 100 पाई बना, ठीक है जी, फिर 400 बना, ठीक है जी, उसके बाद माइनस का 200 बना, ठीक है, और यहां से आपके पास माइनस का 50 पाई बना, 50 पाई बना, अपॉन में पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलिए, पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर लो। यहां से 100 माइनस का 50 कितना बना? 50 पाई प्लस 200, तो यहां से 50 कॉमन ले लोगे तो 50 पाई प्लस में 200, तो 50 इंटू में पाई प्लस 4 अपॉन में पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया कितना आ जाएगा? मैक्सिमम एरिया हमको 50 अपॉन में पाई प्लस में 4, ये मैक्सिमम एरिया निकल के आएगा। मैक्सिमम एरिया कितना बनेगा? इसका मैक्सिमम एरिया 50 अपॉन में पाई प्लस 4 निकल के आएगा। क्लियर है?
है ना। यहां से क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 50 अपॉन में पाई प्लस में 4, यही करना है। ठीक है, 50 अपॉन में पाई, कुछ कट तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत कट रहा होगा इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। चलो, तो ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया कितना निकल के आया, 50 अपॉन में पाई प्लस में 4। एवरीवन क्लियर है, यस और नो? बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका केस स्टडी में पूछता है, इससे ज्यादा और क्या पूछेगा, यही सब चीजें पूछेगा, बेसिक फंडामेंटल्स और इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो मैक्सिमम एरिया 50 अपॉन पाई प्लस में 4, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। चौथे पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसके फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है, द ओनर ऑफ दिस स्मॉल कंपनी, इस स्मॉल कंपनी का जो ओनर है, इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल विंडो सो दैट मैक्सिमम लाइट इनपुट इज पॉसिबल। वो इसलिए मैक्सिमम एरिया चाहता है कि भाई इस विंडो से ज्यादा लाइट अंदर आ सके, मैक्सिमम लाइट इसके अंदर आ सके, ज्यादा से ज्यादा लाइट इसमें अंदर आ सके। फॉर दिस टू बी हैपन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन, लेंथ क्या होगी भाई, एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, 10 अपॉन में पाई प्लस में आपका 4। तो भैया इस कंडीशन पर मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया मतलब कि मैक्सिमम लाइट आएगी, तो लेंथ कितनी है, लेंथ आपके पास गिवन थी 2x के बराबर, तो 2 इंटू में 10 अपॉन में पाई प्लस में 4, तो आंसर आएगा 20 अपॉन में पाई प्लस में 4। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 20 अपॉन में पाई प्लस 4 हमारा आंसर निकल के आएगा। एवरीवन फटाफट से नोट कर लीजिए, लेंथ 2x हो गई तो 20 अपॉन में पाई प्लस 4 हमारा आंसर निकल के आएगा। डन है। चलो एवरीवन क्लियर, सबको समझ में आ गया, डन। चलिए, तो इस तरीके से ये पूरा एक बड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसमें मैंने एडिशनल पार्ट ऐड कर लिए, यानी कि अगर आप देखो तो मैंने टोटल 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपके ऐड करे हैं, तो काफी अच्छा केस स्टडी का ये प्रॉब्लम आपके लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। अ बिल्डिंग ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी की बिल्डिंग है, कुछ इस तरीके से है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड, एक ट्रायंगुलर पिरामिड के शेप में है। ABCD एज सोन इन द फिगर, यहां पर ABCD है जिसमें ABD बेस है, नीचे का ट्रायंगुलर बेस है, उसके बाद C उसका टॉप है, तो पिरामिड के शेप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास C ऊपर वाला टॉप है, बाकी A, B और D ये बेस के वर्टिसेस है। चलिए, फ्लोर जहां पर ABD है और वर्टेक्स हमारे पास C है, जो टॉप है वो हमारे पास C है। चलिए, अब यहां से क्या पूछ रहा है, लेट इट्स एंगुलर पॉइंट्स, A का पॉइंट है 3,0,1, B का पॉइंट है -1, 4,1, C का पॉइंट है 5,2,3 एंड D का पॉइंट है 0, -5,4 एंड G बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ABCD, जो ABCD है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, G किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ABCD। ठीक है, ABCD के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट G, पॉइंट G के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है जी, पॉइंट G के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें, G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को, जो मीडियंस है वो जिस पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो होता है वो सेंट्रॉइड होता है। क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे। लेकिन एक चीज नोटिस करना कि यहां पर ABCD 4 पॉइंट्स है। ठीक है, तो यानी कि ABD तो हमारा बेस हो गया, ध्यान समझना, A, B और D तो हमारा बेस हो गया। ठीक है, C टॉप है, तो अब इससे बनने वाले का सेंट्रॉइड हमें बताना है। जल्दी से सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाइए, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए
तो एक छोटा सा चेंज यहां पर करना पड़ेगा। मैंने भी ध्यान से देखा कि यहां पर एक्चुअल में ABCD लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। यहां पर ABCD से सेंट्रॉइड थोड़ी निकाल सकते हो। बेसिकली यहां पर A नहीं होगा तो A को आप हटा दो। BCD जो G है वो बेसिकली सेंटर, मीडियंस का सेंटर है BC और D का, ठीक है। तो यानी कि जो BCD पॉइंट है, BCD वर्टिसेस है, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का जो मीडियंस होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस BCD यहां पर कर लो, ठीक है। किसका है बच्चों? BCD का है। चलिए, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट G, G के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम G के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब BCD की बात कर रहे हैं तो ये BCD पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा में y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 कॉमा में z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। ये हमारे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाता है। तो G अगर हम यहां पर निकालेंगे तो कितना होगा? -1 प्लस 5 एंड 0, -1 प्लस 5 एंड 0 अपॉन में आपके पास 3, ठीक है। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी कि 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 माइनस का 5 अपॉन में 3। उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 4 बाई 3, 1 प्लस 3 प्लस 4 बाई 3। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो ये बन गया आपके पास 4 बाई 3। 4 प्लस 2 6 माइनस का 5 यानी कि आपके पास 1 बाई 3। 4 प्लस 1 5 3 8 बाई 3। तो हमारे पास G के वर्टिसेस हमको निकल करके आ गए। G के वर्टिसेस हमारे पास कितने आ गए बच्चों? G के वर्टिसेस हमारे पास 4 बाई 3, 1 बाई 3 एंड 8 बाई 3 हमको निकल करके आ गए। क्लियर है? नोट कर लीजिए, G के वर्टिसेस हमारे पास 4 बाई 3, 1 बाई 3, 8 बाई 3। तो हमें सिर्फ BCD यहां पर होना चाहिए था, वो ABCD गलती से लिख गया था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ BCD होगा। क्लियर है? चलिए, तो पहले वाले का आंसर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट G इज 4 बाई 3, 1 बाई 3 एंड 8 बाई 3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर AG? वेक्टर AG की लेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले दूसरे नंबर में अगर हम निकालें AG वेक्टर निकालते हैं, तो AG वेक्टर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं G के वेक्टर कंपोनेंट की बात करूं तो ये बनेगा आपका 4 बाई 3 माइनस में A वेक्टर हमारे पास कितना है यहां पर? 3। A क्या है? 3। तो 4 बाई 3 माइनस का 3 आई कैप। उसके बाद AG है ना, तो 1 बाई 3 माइनस का 0, 1 बाई 3 माइनस का 0 जे कैप। उसके बाद 8 बाई 3 और माइनस का 1, तो बन जाएगा 8 बाई 3 माइनस का 1 इंटू में के कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 4 बाई 3, 3 3 जा 9, तो 4 में से 9 माइनस होगा तो आपके पास माइनस में 5 अपॉन में 3 आई कैप, फिर 1 बाई 3 टाइम्स आपके पास जे कैप, फिर यहां से 8 बाई 3 और माइनस 3, 8 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 5 बाई 3। तो हमारे पास 5 बाई 3 के कैप हो गया। अब इस वेक्टर की लेंथ पूछ रहा है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एजी वेक्टर निकालूंगा तो आपके पास बनेगा माइनस में 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास 5 बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? 25 अपॉन में आपके पास 9 प्लस में 1 अपॉन में आपके पास 9 फिर 25 अपॉन में 9, तो ये बनेगा आपके पास 25 25 50 50 प्लस 1 51, तो 51 अपॉन में आपके पास 9, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 51 बाई 3 यूनिट। इतने यूनिट हमको लेंथ ऑफ एजी वेक्टर आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड का आंसर स्क्वायर रूट 51 बाई 3 एजी वेक्टर की लेंथ हमको स्क्वायर रूट 51 बाई 3 आ जाएगा। क्लियर है? आगे समझ में? ऐसे ही करना है। चलिए, इसके बाद पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल का एरिया भी बताना है, तो तीसरे नंबर में आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा?
हाँ जी, अब बात करेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अगर मान लो हमारे पास ये है ट्राइंगल एबीसी, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है हमारे पास, अगर हम वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म पर निकालें तो ये सिंपली बनेगा 1/2 है ना, ए बी क्रॉस बी सी, मतलब कि एडजेसेंट साइड्स जो होंगी उनका प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं ए बी वैक्टर निकालूं, ए सी वैक्टर निकाल लूं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1/2 आपके पास ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। ठीक है, मतलब कि ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, इसका आपका हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से निकल के आ जाएगा। तो अब जैसे मैंने यहां पर ए जी वैक्टर निकाला था, उसी तरीके से आप ए बी वैक्टर निकालोगे, उसी तरीके से आप ए सी वैक्टर निकालोगे। तो ए बी क्रॉस ए सी का आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से हम एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। चलिए, इसी तरीके से चौथे नंबर में पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर। तो जब यहां से आप ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर निकालोगे तो इसी का आपको सम भी निकालना पड़ेगा, जो कि क्या बनेगा, ए बी वैक्टर प्लस में ए सी वैक्टर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो एरिया निकालना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आता है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आएगा, 1/2 ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, 3D प्लेन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें वेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो है आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। किस पर बेस्ड बच्चों, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ द फ्लावर। एक शॉपकीपर है जो 3 टाइप के फ्लावर का सेल करता है। कितने टाइप के, 3 टाइप के फ्लावर्स का सेल करता है। सीड्स A1, A2 एंड A3 दे आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर। उनको मिक्सचर के फॉर्म पर सोल्ड किया जाता है। वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ द सीड्स आर 4-4-4-2, 4-4-2 का प्रोपोर्शन है रिस्पेक्टिवली। द जर्मिनेशन रेट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सीड्स आर 45%, 60% एंड 35% रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं यहां पर एक इवेंट ई बोलता हूं, सीड इज जर्मिनेटेड, ठीक है, ठीक है, सीड इज जर्मिनेटेड है ना। अगर मैं इसको इवेंट ई बोलता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं इवेंट ई बोलता हूं, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखें तो अगर पूरे मिक्सचर में से जो इस प्रोपोर्शन में है A1 टाइप के सीड को निकाला जाए, आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ आगे पर पूछ रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट। पूरे मिक्सचर में से एक सीड को रैंडमली पिक किया, वो जर्मिनेटेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है हमें बताना है। दूसरे नंबर में आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज ऑफ टाइप A2। हमें A2 टाइप के सीड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और गिवन है कि रैंडमली चूजन सीड इज जर्मिनेट, जो सीड आपने चुना है वो जर्मिनेट है, तो उसके A2 सीड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सीड हम निकालना है वो जर्मिनेटेड हो, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो सीड इज जर्मिनेटेड, लेकिन अब बोल रहा है द जर्मिनेशन रेट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द सीड, यानी कि पहले टाइप के सीड की जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी है 45%। यानी कि ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किस टाइप के सीड की 45%, यानी कि E/A, ये हमारे पास 45/100 है।
E अपॉन में A1 लिखो, E अपॉन में A2, A2 के जर्मिनेशन रेट, A2 के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 60% है, 60 अपॉन में 100 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में A3 अगर हम देखें तो E अपॉन में आपका A3 हमको 35% यानी कि 35 अपॉन में 100 गिवन है। क्लियर है? और अगर हम पूरे सीड में से, मिक्सचर में से एक सीड पिक कर रहे हैं तो उस मिक्सचर से A1 टाइप के सीड के पिक होने की प्रोबेबिलिटी 442 है, यानी कि मतलब कि 4 अपॉन में 4 + 4 8 + 2 10, 4/10 हो जाएगी। तो A1 की प्रोबेबिलिटी यानी कि A1 सीड मिलने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 सीड के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 4/10 हो जाएगी। और A3 सीड के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/10 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 2/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 4/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 4/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हमारे पास 2/10 है। ये हमने इस तरीके से यहां पर आपका लिख लिया। चलिए अब हमको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द सीड विल जर्मिनेट, यानी कि हमको पहले पोर्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी यानी कि सीड के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में आपका A1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, फिर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में आपका A2। ठीक है, यानी कि A1 सीड का पिक होना और उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस A2 सीड का पिक होना और उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी, फिर प्लस A3 सीड का पिक होना और उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी। यही बनी टोटल प्रोबेबिलिटी। A1 का मिलना, उसके जर्मिनेट होना, A2 का मिलना, उसका जर्मिनेट होना, A3 का मिलना, उसका जर्मिनेट होना। A1 मिले तो उसके जर्मिनेशन, A2 मिले मतलब कि अगर A1 मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी, या A2 मिले तो उसकी जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी, या A3 मिले तो उसके जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई। PA1 इंटू में PE अपॉन A1, PA2 इंटू में PE अपॉन A2, PA3 इंटू में PA अपॉन E अपॉन A3। चलिए यहां से कहानी क्या बनेगी? ये हमारे पास बन गया 4/10 इंटू में E अपॉन A1 45 अपॉन में 100 प्लस में A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये भी है 4/10, लेकिन ये हमारे पास E अपॉन A2 है 60 अपॉन में 100, फिर प्लस में 2 में आपका 10 और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना है? 35 अपॉन में 100। सॉल्व करो। 45 2 जा 90 और 90 90 180, 5 को भी, हाँ कितना आ जाएगा? 180 अपॉन में प्लस में 4 इंटू 60 240, ठीक है, और 35 2 जा 70 अपॉन में 1000, अपॉन में 1000। क्लियर? चलिए तो सॉल्व करो यहां से। 180 प्लस 270, 180 प्लस 70, 180 प्लस 20 बन गया 200, 200 प्लस में 50 250, तो 250 प्लस 240 500, ये कितना बन गया? 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 6 चौको 24 और यहां से 35 2 जा 70, तो 180 प्लस 70 बना आपके पास 250 के बराबर। 250 प्लस 240 कितना बना? 490 बना। कितना बना? 490। 0 0 0 7 4 11 11 8 19, कैरी आया 1 और 2 प्लस 1 3 1 4, यहां से 1000। चलो तो ये बन गया आपके पास कितना? 0 पॉइंट में आपका 49। ये टोटल प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट में 49 आ गई। क्लियर है? तो पहले वाले का आंसर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.49 निकल के आ गई। कितनी आ गई? 0.49 हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। क्लियर है? चलिए आगे पर बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज ऑफ टाइप A2 गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट। अब आपसे बोल रहा है हमें A2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है
ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज ऑफ टाइप A2 गिवन दैट रैंडमली चोजन सीड इज जर्मिनेट, और वो ऑलरेडी जर्मिनेटेड है, A2 अपॉन में E निकालना है। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में आपका A2 और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, जो कि अभी हमने निकाला था, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना बनेगा, 2/10 इनटू में आपके पास A2 निकालना 4/10 आएगा। कितना आएगा, ये आपके पास बन जाएगा A2 की प्रोबेबिलिटी 4/10 इनटू में E अपॉन A2, तो हमारे पास बना 60 अपॉन में 100, 60 अपॉन में 100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 490 अपॉन में 1000। तो ये समझना, यहां से कितना बन गया, ये बन गया 240, और यहां से बना अपॉन में 1000, डिनोमिनेटर में 490 अपॉन में 1000, ये कैंसिल आउट, तो बना 240 अपॉन में आपका 490, 0 से 0 कैंसिल, 24 अपॉन 49। तो कितना आ गया यहां से हमारे पास 24 अपॉन में 49, ये हमको प्रोबेबिलिटी निकल करके आ गई। सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 24 अपॉन में 49 निकल करके आ गई। क्लियर है, ये हमारा इस तरह से आंसर आएगा। तो ये बेसिकली हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपका नॉर्मली भी 4 और 5 मार्कर में आते हैं, केस स्टडी के फॉर्म पर काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके केस स्टडी के कंप्लीट होते हैं। लेकिन फिर से बोलना चाहूंगा कि केस स्टडी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है जिनको डिस्कस करना है। पूरे चैप्टर्स के सभी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइए, आपको उन्हीं में से घुमा फिरा करके केस स्टडी पूछी जाएगी। ज्यादा इस पर परेशान होने की बजाय आप अपने कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा फोकस करना, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आज शाम में हमारी जो क्लास होगी, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस के 1 और 2 मार्कर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो जरूर से जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।